आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए टाल दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पीर के रोज़ हुए एक अहम इजलास में ये फैसला लिया गया। अब ये टूर्नामेंट 2021 के अक्टूबर-नवंबर में होगा। अब 2021 और 2022 के अक्टूबर-नवंबर में लगातार 2 साल T20 वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होगा। T20 वर्ल्ड कप इसी साल ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। वर्ल्ड कप टलने से अब IPL का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले सितंबर में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाला एशिया कप भी टल चुका है। वर्ल्ड कप के टलने के बाद BCCI जल्द ही IPL की शेड्यूल जारी कर सकती है। बोर्ड इस साल 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच IPL कराने की तैयारी कर रहा है। BCCI के सदर नशीन सौरव गांगुली पहले ही कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि इस साल IPL हो। उन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर ICC के फैसला आने के बाद ही IPL पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक BCCI ने IPL के लिए 26 सितंबर से 7 नवंबर के बीच की पॉसिबल विंडो तैयार की है। IPL फाइनल के लिए 7 नवंबर का दिन इसलिए तय किया गया है ताकि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पूरा वक्त मिल जाए। टीम इंडिया को दिसंबर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वहां जाना है। BCCI ने मरकजी हुकूमत को चिट्ठी लिखकर IPL को UAE में करवाने के अलावा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के सफ़र की इजाज़त भी मांगी है। खौफनाक और मुहलिक आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया भर में इससे अब तक 1,47,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर और 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का नया रिकॉर्ड बन गया है। आलमी इदारे सेहत ने बताया कि एक ही दिन में दुनिया में 2,60,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरीन अमेरिका, हिंदुस्तान, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका से सामने आए। इससे पहले का यौमिया रिकॉर्ड जुमे को कायम हुआ था जब 2,37,743 मुतासरीन सामने आए थे। इसी तरह दुनिया भर में एक ही रोज़ में हलाकतों की तादाद 7,360 रही, जो कि 10 मई से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिका में हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। हुक्काम ने बताया कि 50 में से 43 रियासतों में इस वबा में शिद्दत देखी जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान औसतन 5,000 अफराद इस वायरस की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद आज रात 9 बजे तक 1,47,01,771 तक जा पहुंचे, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 6,10,136 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 53,16,000 मरीज हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स में ज़ेरे इलाज है या फिर घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 59,704 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 457 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,43,289 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 38,98,550 हो चुकी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 40,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जिससे मुतासर अफराद की तादाद 11,18,000 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 40,425 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 11,18,043 हो गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 681 के इजाफे से 27,497 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 22,664 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं और अब तक 7,87,000 अफराद कोरोना से शिफायाब हुए हैं। फिल वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 3,90,459 एक्टिव केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1198 नए केसेस दर्ज हुए हैं।
इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 422 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 46,274 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1,198 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 510 केसेस, रंगारेड्डी से 106, करीमनगर से 87 और मेडचल से 76 केसेस शामिल हैं। अब तक 34,323 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,885 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 11,530 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 11,003 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,76,222 सैंपल्स की जांच की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किया जाएगा तो उसके संगीन नतायज बरामद होंगे। अदालत ने कहा कि उसके बर्दाश्त का इम्तिहान ना लिया जाए। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत के इक़दामात को लेकर अदालत मुसलसिल सरजनिश के बावजूद इस हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर अदालत ने पीर के दिन समाअत के दौरान शदीद बरहमी जाहिर करते हुए 28 जुलाई को रियासती चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी और पीएचसी डायरेक्टर डीएम को हाजिर होने की भी हिदायत दी। अदालत ने कोरोना वायरस का बुलेटिन जामे तफसीलात के साथ जारी करने की फिर एक बार हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर्स को ज़िला सतह पर दर्ज होने वाले केसेस के इंकशाफ करने की हिदायत दी गई और इब्तदाई राब्ते के टेस्ट के तफसीलात पेश करने की भी हिदायत दी गई है और हॉस्पिटल में कितने बेड्स मौजूद हैं और आवाम के लिए कितने दस्तियाब हैं, इन तफसीलात को मंजर आम पर लाया जाए। कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट कहां कहां किए जा रहे हैं, इसके भी तफसीलात अदालत ने मांगे हैं। शिकायत के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर का बड़े पैमाने पर तशहीर करने का अदालत ने हुक्म दिया और आवाम को शिकायत करने के लिए मजीद फ़ोन नंबर शुरू करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। कोरोना वायरस से निपटने और इस पर काबू पाने की ओहदेदारों को दी गई दस्तूरी जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि ओहदेदार इसमें कोताही ना करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने रियासत के मौजूदा हालात से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। कोविड-19 से निपटने के लिए और इस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई और सेक्रेटेरिएट के तामीर से मुतालिक हुकूमत के फ़ैसलों से भी वाकिफ़ करवाया। गवर्नर कोटे के काउंसिल के अरकान से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस वबा के फैलाव पर काबू के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से की जा रही काविशों की हिमायत में संगारेड्डी के साबिक़ रुकन असम्बली के सत्यनारायण ने सीएम रिलीफ फंड के लिए 25 लाख रुपए बतौर अतिया दिया। उन्होंने प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए मज़कूरा रकम पर मुश्तमिल चेक उनके हवाले किया। नरसापुर हल्का असम्बली के मौजू मासाई पेट के लोगों ने सीएम रिलीफ फंड के लिए 2 लाख रुपए बतौर अतिया दिया। इस खुसूस में हल्का नरसापुर के रुकन असम्बली सी मदन रेड्डी ने प्रगति भवन में मज़कूरा रकम पर मुश्तमिल चेक वज़ीर आला के हवाले किया। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव और ज़िले मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। कोरोना के टीके की तैयारी के लिए एक और कदम उठाया गया है। शहर हैदराबाद के निम्स कोविड हॉस्पिटल में इसके इंसानों पर तजुर्बे का आगाज़ किया गया। डॉक्टर्स ने कोवैक्सीन के 2 डोज वॉलंटियर्स को दिए। अहम दवासाज कंपनी भारत बायोटेक ने मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के इश्तिराक से इस टीके की तैयारी की है। हैदराबाद के भारत बायोटेक लेबॉरेटरी बायोसेफ्टी लेवल 3 में इसकी तैयारी की गई है। समझा जाता है कि ड्रग कंट्रोलर बोर्ड ऑफ इंडिया ने पहले ही इस टीके की मंजूरी इंसानों पर पहले और दूसरे दौर के तजुर्बे के लिए दे दी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में मुल्क की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स दिल्ली के उन 14 इंस्टीट्यूट में से एक है जिसे आईसीएमआर ने पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल की इजाज़त दी है। पहले मरहले में वैक्सीन का ट्रायल 375 वॉलंटियर्स पर होगा। इनमें से 100 एम्स में शामिल होंगे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि फेज़ 1 में कोवैक्सीन 18 से 55 साल की उम्र के ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्हें पहले से कोई संगीन बीमारी नहीं है। अभी जुमला 1125 सैंपल्स लिए गए हैं। इनमें से 375 की स्टडी फेज़ 1 में की जाएगी और फेज़ 2 के लिए 12 से 65 साल के 750 लोगों को शामिल किया जाएगा। एम्स की
एथिक्स कमेटी ने कोवैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ट्रायल में शामिल होने के लिए 10 घंटे में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी जाएगी। एम्बुलेंस के मुंतजिर एक कोरोना मुतासरा शख्स की सड़क पर अचानक गिरने के नतीजे में मौत हो गई। ताहम उसके रिश्तेदार उसके करीब नहीं गए और बल्दिया के ओहदेदारों को ही उसकी लाश शमशान घाट मुंतकिल करनी पड़ी। यह गैर इंसानी वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेश आया। ये शख्स एम्बुलेंस का इंतज़ार करने के लिए घर से बाहर निकला था। इसके अचानक सड़क पर गिर पड़ने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। उसकी लाश तकरीबन 4 घंटे सड़क पर ही पड़ी रही। बाद अज़ां सत्तनपल्ली बल्दी हुक्काम ने हिंदू महाप्रस्थानम के अरकान की मदद से उसकी लाश को आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट मुंतकिल करने के इक़दाम करने पड़े। इस शख्स को वॉलंटियर्स ने सुबह ही कहा था कि वो कोरोना से मुतासिर है। मकामी अफराद ने कहा कि वो अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना से मुतासिर होकर इलाज से ठीक हो जाना किसी ईद या त्योहार से कम नहीं होता। कोरोना वायरस से ठीक होकर पूरी तरह सेहतयाब होकर हर कोई खुशी खुशी घर वापस जाना चाहता है। इस तरह जब कोई कोरोना से ठीक होकर घर लौटता है तो अफराद ख़ानदान भी उसका शानदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं। इसी तरह एक 55 साल का शख्स कोरोना को हराकर पूरी तरह सेहतयाब हो गया था। उसके पूरी तरह ठीक होने पर अस्पताल ने भी उसे रात को ही कह दिया था कि अब उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो वो उसे सुबह होते ही डिस्चार्ज कर देंगे। उस शख्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और उसने रात को ही अस्पताल से अपने बेटे को वीडियो कॉल करके ये खुशखबरी सुना दी। जाहिर सी बात है कि घर में भी सब खुश हो गए, लेकिन उस शख्स की सुबह सवेरे ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनको दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। ये वाक़या हैदराबाद के याचाराम जोन के नज़दीक सिंगाराम का है। यहाँ के रहने वाले 55 बरस के एक शख्स को कोरोना इन्फेक्शन होने पर हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो पाबंदी से वीडियो कॉल करके घर वालों से बातचीत किया करते थे और अपनी सेहत से मुतालिक तफसीलात के बारे में जानकारी दिया करते थे। उन्होंने हफ्ते की रात अपने बेटे से वीडियो कॉल किया और अपने सेहतयाब होने की बात बताई। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें इतवार की सुबह डिस्चार्ज किया जा रहा है। अस्पताल के मुलाजिमीन ने भी कहा कि उन्हें इतवार को डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो रात को ये सोचकर सो गए कि अस्पताल में उनकी यह आखिरी रात है और वो सुबह अपने घर चले जाएंगे। इसी बीच मौत ने उन्हें इस दुनिया से ही दूर कर दिया। घर वालों को इतवार की सुबह अस्पताल से फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जिस बेटे को उस शख्स ने इतनी खुशी से घर लौटने की बात कही थी वो उनकी मौत का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ तो वो घर वाले उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे और वो इस दुनिया को ही छोड़कर यूं चले गए। कोरोना को हराकर भी ज़िंदगी की जंग जीत नहीं पाए। हालांकि करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि 8 लाख रुपए का अस्पताल का बिल ही उनके दिल के दौरे की वजह बना। लोग पहले सिर्फ दिल का दौरा पड़ने से मरते थे, लेकिन कोरोना के बाद आजकल बिल का दौरा भी पड़ने लगा है। कोरोना के सबब शहर हैदराबाद में सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफा दर्ज किया गया है। लोग बाजार जाकर सब्जी की खरीदारी पर खौफजदा हैं। सब्जी की कीमतें जो लॉकडाउन में कम हो गई थी, एक मरतबा उनमें फिर इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल बाजार में टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपये फ़ी किलो, बीनीस की फली फ़ी किलो 50 रुपये, भेंडी 30 रुपये किलो, करेला 30 रुपये, बैगन 30 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। बाज़ारों में गाजर 50 रुपये किलो, तुरई 40 रुपये, मिर्ची 45 रुपये, शिमला मिर्च 65 रुपये तथा 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि दीगर रियासतों से सब्ज़ी की हैदराबाद में कम आमद के नतीजे में उनकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। ताजरीन का कहना है कि कोरोना की वजह से 11 बजे दिन तक भी बाजार में गाहक नज़र नहीं आ रहे हैं। शहर में कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफे के नतीजे में मार्केट्स में गाहकों की तादाद में कमी हुई है। रईतू बाज़ारों में कोरोना की रोकथाम के लिए मार्केट्स को आने वालों को सैनिटाइज़र फराहम किए जा रहे हैं। रईतू बाज़ारों के अहदेदारों का कहना है कि लॉकडाउन जैसी सूरत हाल नहीं रही और अब बाज़ारों में गाहकों की तादाद में कमी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि शहर के बाज़ारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो सब्जियों की कीमतों में कमी के इक़दाम करे। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन और हालिया दिनों में हुई बारिश के नतीजे में उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की मुंतकी के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है।
बहन और भाई के अटूट बंधन की अलामत माने जाने वाले राखी त्योहार पर कोरोना का असर देखा गया है। हैदराबाद के पुराना शहर में इसकी जोरों शोर से तैयारियां की जाती थी। रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सजाई जाती थी। इस त्योहार की आमद से चंद माह पहले ही उनकी तैयारी का काम शुरू किया जाता है। ताहम उनकी तैयारी के बाद उनको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से ताजरीन फिक्रमंद है। आने वाले माह के पहले हफ्ते में होने वाले इस त्योहार के लिए रिटेलर्स राखियों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पुराने शहर के होलसेल डीलर्स मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पुराने शहर में कई किस्म की राखियों की तैयारी का काम किया जा रहा है, जिनमें डिजाइनर, फैंसी, छोटे बच्चों के लिए कार्टून राखियों की तैयारी का काम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत राखियां मार्केट में देखी जा रही हैं। ताजरीन का कहना है कि तमाम शोबेजात पर कोरोना का असर देखा गया है और राखी के कारोबार पर भी इसका असर देखा गया है। तेलंगाना में मनाए जाने वाले रिवायती त्यौहार बोनाल हैदराबाद में पाबंदियों की वजह से सादगी से मनाया गया। कोविड-19 कवानीन पर अमल करते हुए रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतवार और पीर के दिन अकीदतमंदों को मंदिरों में जाने की आम इजाज़त नहीं दी थी। मनादिर कमेटी की जिम्मेदारों के साथ ताउन करते हुए हैदराबाद में बोनाल जुलूस भी सादगी से मनाया गया। इस सिलसिले में हैदराबाद के मुख्तलिफ मंदिरों के पास पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम भी देखे गए। भाई गाड़ी को देखो, ऑटो को ऐसा जाओ बोलना, हाथ तो ताकि ऐसा जाओ। करना मांगा ना बोला नहीं यहाँ मंदिर पे तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के एक वफद ने वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की और कई मसाइल पर तवज्जो दिलाई। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए फोरम के सदर शेख शब्बीर अली ने कहा कि वजीर तालीम ने दावा किया कि प्राइवेट टीचर्स के मसाइल पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तवज्जो दिलाई गई, जिस पर उन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में तब्दीलियों और उनको असर-ए-नौ तौर पर बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी में प्राइवेट स्कूल टीचर्स फोरम के अरकान भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम ने यकीन दहानी करवाई कि मंगल को स्कूल्स की इंतजामिया के साथ इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें असातिज़ा की तनख्वाहों के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो 45 पर यकीनी तौर पर अमल किया जाएगा। हुकूमत प्राइवेट टीचर्स के साथ है। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मरकज़ी वजीर से मुतालबा किया है कि कोविड-19 के खवाए से ज़राई शोबे को मुस्तस्ना रखा जाए।
दिल्ली में मरकजी वजीर खाद्य सदानंद गौड़ से मुलाकात करते हुए तेलंगाना को मख्तस करदा खाद को फ़ौरन जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी वजीर से कहा कि तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की वजह से आयकुट में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को इस मौसम बरसात में 10,50,000 मीट्रिक टन यूरिया सरबराह करने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था, जिस पर मरकजी वजीर सदानंद गौड़ ने कहा कि जुलाई के आखिर तक 1,30,000 मीट्रिक टन यूरिया सरबराह किया जाएगा। సదానంద గౌడ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। దాని కొనసాగింపుగా నన్ను మరియు మా కార్యదర్శి గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ కలిసి విజ్ఞాపన చేసి రమ్మని చెప్పడం జరిగింది। అందుకోసం ఇవాళ వారిని కలవడం జరిగింది। చాలా సాధారణంగా ఆహ్వానించడంతో పాటు అంశాన్ని చాలా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇవాళ కోవిడ్ వల్ల భారతదేశంలో దాదాపు అన్ని రంగాలు కూడా నిస్తేజంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని రంగాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసినప్పటికీ కూడా ఇవాళ దేశమంతా కూడా పచ్చగా ఉండడం, దేశమంతా కూడా రైతులంతా కూడా వ్యవసాయ రంగం బాగుంది కాబట్టి వ్యవసాయ రంగానికి మినహాయింపులు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఒక్క రంగం యాక్టివ్గా ఉన్న కారణంగా దేశంలో 60% జనాభా ఈరోజు వాళ్ళ పనులలో నిమగ్నం కావడంతో మన భారతదేశం నిలదొక్కున్న పరిస్థితి మనకు ఉంది అని చెప్పి చాలా ఆనందంగా చెప్పడం జరిగింది। తెలంగాణలో కూడా వ్యవసాయం బాగా విస్తరించి ముందుకు సాగుతున్నది, కొత్త ఆయకట్టు వస్తున్నది। ఎరువుల యొక్క ఆవశ్యకత మీద మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది కేంద్రానికి। తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఈ వానాకాలానికి ఏదైతే మేము కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నామో గతంలో 10,50,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా సరఫరా కోసం, దానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం। మీకు ఎట్టి పరిస్థితులలో ఇబ్బంది కలగనివ్వము, మేము ఆదుకోవడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి వారు చాలా పెద్ద హృదయంతో చెప్పడం జరిగింది। సాక్షాత్తు మీ ముఖ్యమంత్రి గారే మాట్లాడినారు కాబట్టి దాని తీవ్రత నాకు తెలుసు అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది। మరి ఈ జూలై ప్లాన్కి సంబంధించి ఈ జూలై నెలాఖరు నాటికి మాకు జరగవలసినటువంటి సప్లై మొత్తం 10,50,000లో జూలై ఒక్క నెలలో జరగవలసినటువంటి ఏదైతే యాక్షన్ ప్లాన్ ఉందో సప్లై ప్లాను అది 1,29,000 మెట్రిక్ టన్నుల షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే ఈ నెలాఖరు కల్లా దాన్ని పూడుస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఏవైతే ఇంపోర్టెడ్ అలాట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి యూరియా ఉందో వెసల్స్ వచ్చి వాళ్ళ పోర్టులలో ఆగి ఉన్నాయి। ఈ కోవిడ్ మూలంగా కొంత అక్కడ వర్కర్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం కానీ కోవిడ్ మూలంగా కొంత పనులకు అంతరాయం కలగడం లాంటిదే జరిగింది తప్ప యూరియా లేక కాదు, యూరియా మనకు ఉంది। ఈ సరఫరాకు సంబంధించి కోవిడ్ మూలంగా కొంత అంతరాయం మాత్రమే ఏర్పడ్డది అక్కడక్కడ। ఈ అంతరాయాన్ని కూడా అధిగమించి మీకు సకాలంలో చేరవేసే బాధ్యత మాది అని చెప్పి వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। వారికి మేము హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు అర్పించడం, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన, ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన, తెలంగాణ రైతాంగ పక్షాన వారికి ధన్యవాదాలు అర్పించడం జరిగింది। అదేవిధంగా గారు మొన్న 17వ తేదీ నాడు కేంద్ర ఎరువులు రసాయనాల మంత్రి శ్రీ సదానంద గౌడ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది। దాని కొనసాగింపుగా నన్ను మరియు మా కార్యదర్శి గారిని तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए तेलंगाना भर में राशन डीलर्स ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। उनके मुतालबात पर हुकूमत की जानिब से रद्दअमल मिलने तक ज़रूरी अशिया की तकसीम को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। बेशतर सारिफीन जो राशन की दुकानात पर राशन हासिल करने के लिए गए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। एसोसिएशन के सदर एम वेंकटराव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो डीलर्स को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करे और उनकी शिनाख्त कोरोना से लड़ने वालों के तौर पर की जानी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि राशन हासिल करने के लिए उंगलियों के निशानात लगाने के तरीक़ेकार को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की जानिब से तमाम रेल रूट्स की निजीकारी करने की मुखालिफत करते हुए इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जुमे को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। 24 जुलाई को 10 मरकज़ी ट्रेड यूनियंस इस मुल्क गिर हड़ताल में हिस्सा लेंगे। उनमें कांग्रेस की हिमायत वाली INTUC, बाएं बाजू की हिमायत याफ्ता CITU और दीगर ऐसी AIUTUC, HMSTUSC और मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस इसमें शामिल होंगी। इन तंजीमों ने 109 रेल रूट्स की निजीकारी की शदीद मुखालिफत की और इस एहसास का इजहार किया कि इससे गरीब और अमीर की मज़ीद तकसीम हो जाएगी। IFTU के कौमी कमेटी के सदर डॉक्टर अपर्णा और जनरल सेक्रेटरी प्रदीप ने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा
कि इसने मजदूर तबके पर जोर दिया कि वो अवामी ट्रांसपोर्ट की निजीकारी की मुहिम की मज़ाहमत करें और 24 जुलाई को एहतजाज का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 109 रेल रूट्स निजी अफराद के हवाले की जाएंगी, जिनके ज़रिए 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इस मकसद के लिए मुनाफा बख्श क्लस्टर्स की निशानदही की जाएगी। तवील मसाफती ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी और निजी कंपनियां आइंदा 35 बरसों के लिए मुसाफिरीन के किरायों का तयन करेंगी। उन्होंने कहा कि बाज़ रेल रूट्स को निजी कंपनियों के हवाले करने का असर टिकटों की शरहों पर पड़ेगा और मौजूदा तौर पर दी जा रही रियायतें ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेल रूट्स की निजीकारी के नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबके के आवाम को ट्रेन के सफ़र से महरूम करना है। बाज़ रेल रूट्स की निजीकारी से रोज़गार के मौके पैदा होने का दावा बेबुनियाद है, क्योंकि निजीकारी की वजह से तकरीबन 3 लाख वैकेंसीज को पुर नहीं किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की सेक्रेटेरिएट की इंहदाम और तामीर नौ पर दाखिल की गई दरखास्त पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कबूल कर लिया है। पीर के दिन समाअत करते हुए एनजीटी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के मामले में वेटलैंड और इंतजामी कार्रवाई से पैदा होने वाले मलबे से फ़िज़ाई आलूदगी का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। इस कमेटी में मरकज़ी वजारत माहौलियात और पोल्यूशन बोर्ड IET हैदराबाद, तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तेलंगाना, वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अरकान होंगे। इस कमेटी के नोडल ऑफिसर मरकज़ी पोल्यूशन बोर्ड होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमेटी को 2 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। आइंदा समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ट्रिब्यूनल ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो अहकामात के मुताबिक इक़दाम करने की हिदायत दी है। हैदराबाद वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर ने बताया कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की कोशिश की वजह से वाटर वर्क्स के बरकी शरहों में कमी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा बरकी शरह में 3 रुपये 95 पैसे की कमी की गई है। इस सिलसिले में ERC ने यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। दाना किशोर ने बताया कि हर माह 200 ता 225 मेगावाट बरकी खर्च होती है, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर KTR से नुमाइंदगी की गई थी। उस वक्त वज़ीर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाटर वर्क्स के बरकी शरहों में कमी करते हुए जियो नंबर 148 3 अगस्त 2018 को जारी किया था, लेकिन इस जियो पर ERC ने अमल नहीं किया था और इस जियो के मुताबिक वाटर वर्क्स को 22 करोड़ 50 लाख रुपए की बचत होती है और सालाना 270 करोड़ कम अदा करना पड़ता है। इसके मुताबिक अब तक रियायत के मुताबिक वाटर वर्क्स को 700 करोड़ की बचत होगी। दाना किशोर ने बताया कि इस रकम से पीने के पानी और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी इलाकों में हुकूमत का दोहरा मियार अब किसी से छुपा नहीं है। आम आवाम के लिए एक अलग कानून और शहर की अहम शख्सियतों के लिए एक अलग कानून नाफिज है। कई मामलात में यह बात वाज़ेह हो जाती है। हैदराबाद एक गुंजान आबादी वाला शहर है। कई किलोमीटर तक शहर फैल चुका है और आबादी भी बड़ी है। मुतवस्सित और गरीब तबके के मकानात कुशादा नहीं हैं और ना ही उन्हें ऐसे इलाकों में तमाम तर सहूलियात होती हैं, जबकि जा बजा अपार्टमेंट्स की वजह से यह मसला और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में छोटे पार्क्स, कम्युनिटी पार्क्स और गार्डन्स ही आवाम के लिए थोड़ी सी खुली फिजा फराहम करते हैं, लेकिन हुकूमत ने बल्कि बल्दिया ने इन पार्क्स को बंद कर रखा है। शहर के अक्सर इलाकों में मौजूद और हाल ही में शुरू किए गए पार्क्स बल्दिया ने बंद कर दिए हैं। ये पार्क्स पिछले 4 माह से बंद पड़े हैं। कोरोना के चलते ये पार्क्स बंद किए गए हैं और कहा गया है कि लोग समाजी दूरी को बरकरार नहीं रखेंगे। वाज़ेह है कि पार्क्स में बड़े तादाद में दरख्तों की वजह से लोगों को अच्छी मिकदार में ऑक्सीजन और शफाफ हवा मिलती है, लेकिन कोरोना जैसे बहरान के दौरान आवाम से ये सहूलत छीन ली गई। जिन अफराद के मकानात कुशादा हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन अक्सर लोग इस कमी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। पार्क्स किसी भी गुंजान आबादी वाले शहर में इंतहाई ज़रूरी और लाजमी होते हैं। इंदिरा पार्क, वेंगलराव पार्क, संजीवैया पार्क, NTR पार्क के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कम्युनिटी पार्क और थीम पार्क्स भी बंद हैं। रोज़ाना हज़ारों लोग सुबह की चहलकदमी और वर्जिश के लिए उन पार्क्स का रुख करते हैं, लेकिन अब यह मौका नहीं है। नौजवान और बुज़ुर्ग सभी इस बंदिश से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब BRK पार्क का वॉकिंग ट्रैक खुला रखा गया है।
केबीआर पार्क को खुला रखने के लिए किस मंतक का इस्तेमाल किया गया ये वाज़ेह नहीं है। यहाँ देखा गया है कि लोग बड़ी आज़ादी से घूम रहे हैं, चहलकदमी और वर्जिश भी हो रही है। लगता है कि बल्दिया ने यहाँ भी वीआईपी वाला फार्मूला अपनाया है, लेकिन कोरोना मुतासरीन में वीआईपी भी शामिल हैं। बेहतर होगा कि अवाम की ये सहूलत उन्हें दोबारा मुहैया कराई जाए ताकि अवाम ताज़ा सांस ले सके। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।